राधे राधे प्रिय दर्शकों, जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। वृद्धा आश्रम के गार्डन में एक 80 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति छोटे छोटे जो नए पौधे थे उन्हीं को पानी दे रहे थे। उनका नाम था कौशल जी। उनके साथ और भी दो व्यक्ति थे जो गार्डन में गिरे हुए सूखे पत्तों को निकालकर अलग रख रहे थे। तभी वहीं पर एक चमचमाती हुई कार आकर रुकती है। सभी की नजर उस कार की तरफ जाती है। उस कार से एक नौजवान लड़का उतरता है जिसका नाम मुकेश रहता है और एक सुंदर सी औरत जिसका नाम रिया। कौशल जी की भी नजर पड़ी। उन्हें लगा कि चेहरा कुछ जाना पहचाना सा है, लेकिन बुढ़ापे की नजर कमजोर हो गई थी। कौशल जी ने फिर से पानी देना शुरू किया कि तभी मुकेश और रिया उनके पीछे आकर उन्हें आवाज देते हैं, ओ पापा सुनो तो। कौशल जी पीछे मुड़कर देखते हैं कि ये तो मुकेश है। कौशल जी के साथ वह मुकेश कुछ ऐसा करता है कि कौशल जी उसे थप्पड़ और लातों से मारना शुरू कर देते हैं। कुछ समय पहले की बात है, जब कौशल जी श्रीनगर में रहा करते थे। कौशल जी की पत्नी का नाम सुनीता था। कौशल जी सरकारी कर्मचारी थे। कौशल जी की एक बेटी जिसका नाम मीरा और एक बेटा मुकेश। मीरा ने कॉलेज तक की पढ़ाई की थी। मीरा की शादी एक सरकारी स्कूल के मास्टर के साथ हो जाती है। मीरा अपने घर में खुशहाल थी। दो बच्चे थे। मुकेश की शादी भी उसके पसंद की जाती है। मुकेश ने प्राइवेट कंपनी में नौकरी शुरू कर दिया था। मुकेश की नौकरी शहर में लग जाती है और मुकेश शहर की ही लड़की से शादी भी कर लेता है। मुकेश और रिया दोनों अपने अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। घर पर बचते हैं कौशल जी और उनकी पत्नी सुनीता जी। सुनीता जी और कौशल जी ने जितने ही जिम्मेदारियों से घर गृहस्थी को निभाया था, एक समय था जब सुनीता जी के पास खुद के लिए समय नहीं होता था कि वह किसी आस पड़ोस की महिलाओं के साथ बैठकर बातें कर ले या कि अपने लिए कुछ अलग कर ले। लेकिन आज बुढ़ापे में उनके पास कोई नहीं था, समय ही समय था। दोनों पति पत्नी अकेले हो चुके थे। कौशल जी रिटायर हो चुके थे। कभी बेटी के पास फोन लगाकर कहते कि मीरा बेटी अगर समय हो तो कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ जाना। मीरा कहती मम्मी बच्चों को स्कूल भेजना और इनको भी स्कूल जाने से पहले टिफिन, इनके लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। सुनीता जी समझती थी कि जैसे मेरे बच्चे छोटे थे और मैं अपने घर गृहस्थी में व्यस्त रहती थी, आज मेरी बेटी भी व्यस्त है। वह कहती ठीक है बेटी, तू अपने घर में खुश रह। वह अपने बेटे से कहते कि बेटा कुछ दिनों के लिए तू ही मेरे पास आकर रह, बहू को छोड़ जा। अभी तेरे पास तो बच्चे भी नहीं हैं, या कि फिर हम दोनों को ही अपने साथ लेकर जा। मुकेश हमेशा कहता कि मम्मी पापा अभी मेरा कमरा थोड़ा सा छोटा है, शहर में छोटे छोटे मकान होते हैं, तुम लोगों को रहने की व्यवस्था कर लूं, जल्दी ही तुम दोनों को भी शहर लेकर आऊंगा। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। धीरे धीरे सुनीता जी की तबीयत खराब हुई और वह बिस्तर पकड़ लिए। अब उनसे घर के काम भी नहीं होता था। कौशल जी से भी इतना नहीं होता कि वह अपनी पत्नी की बराबर सेवा कर सकते। धीरे धीरे बेचारे दोनों बूढ़ा और बुढ़िया अपनी जिंदगी चलाने में लगे थे। सुनीता जी बार बार कहती सुनो जी, मुकेश से बात करो, मुकेश को बुला लो। सुनीता जी 6 महीने बिस्तर पर पड़ी रही। शरीर इतना कमजोर हो गया था कि जरा सा भी उठकर खड़ी होती तो चक्कर आने लगता था। कौशल जी ने एक काम वाली बाई रख दिया था, वही घर के काम करके जाया करती थी। सुनीता जी अपने बेटे का इंतजार करते करते इस दुनिया को छोड़कर चली गई। माँ के जाते ही मुकेश और उसकी पत्नी रिया दोनों घर आते हैं। मीरा को भी खबर लगी तो वह भी रोती हुई आई, माँ हमें छोड़कर चली गई। लेकिन माँ ने तो इतना तड़पा, इतना बुलाया, पहले किसी के पास समय नहीं था। मुकेश आया, माँ के 13वीं तक रुका। क्रियाकर्म होने के बाद मुकेश चला गया। कौशल जी घर पर अकेले रह गए। वह अब काफी परेशान थे। पहले तो था तो पत्नी की बीमारी ही सही, पर साथ में ही थे तो पत्नी की बीमारी में ही उलझे रहते थे। उनको दवाइयां देना, उनसे बातें करना, एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटने में समय गुजर जाता था। अब घर सूना पड़ गया था। कौशल जी ने कई बार कहा कि बेटा तू आ जा,
हमारे साथ कुछ दिन रह ले या कि थोड़ा अपने साथ लेकर जा तो मेरा भी समय बदलेगा। मुकेश ने कहा, वही बात, फिर से व्यवस्था करता हूँ पापा। अभी हमने कोई दूसरा कमरा नहीं लिया। एक साल गुजर गया। कौशल जी भी काफी कमजोर हो गए थे। उनकी भी तबीयत खराब होने लगी थी। नौकरानी के सहारे कब तक वह आती काम करती और चली जाती। एक दिन मुकेश ने अपनी बड़ी बहन मीरा से बात किया। दीदी, पापा को लेकर बड़ी टेंशन हो रही है। पापा का हर वक्त फोन आता रहता है। कभी ऑफिस की मीटिंग में हूँ, कुछ कर रहा हूँ, लेकिन पापा अपना दुखड़ा लेकर सुनाने लगते हैं। तुम अपने पास ही क्यों नहीं रख लेती? तुम तो गांव में इतने बड़े घर में रहती हो। मीरा ने कहा, भैया, मैं अकेले रहती तो रख लेती। अब तुम देखो, मेरा भी परिवार है, मेरे भी सास ससुर हैं, और फिर तुम्हारे जीजा जी स्कूल चले जाते हैं। मुझे इतने लोगों की इजाजत लेनी पड़ेगी। और वैसे भी पापा की पेंशन आती है, तो तुम अपने पास लेकर जाओ और पापा की पेंशन से ही उनका खर्च चल जाएगा। पेंशन की बात अभी तक जो मुकेश के दिमाग में नहीं आई थी, बिजली सी चमक गई। ठीक है दीदी, तो ऐसा करते हैं, पापा की पेंशन एक महीने तुम रख लेना और एक महीने मैं रख लूंगा। इसी तरह से हम दोनों एक एक महीने रख लेंगे। पापा एक ही जगह में रहकर बोर हो जाएंगे। जब मीरा ने पापा की पेंशन की बात सुनी, तो उसे भी लालच आ गया कि पापा की पेंशन को इतनी उतनी नहीं, पूरे 35,000 रुपए महीने आती है। मीरा ने भी कह दिया, ठीक है मुकेश, तुम एक महीने अपने पास लेकर जाओ और फिर मेरे पास छोड़ जाना। दोनों भाई बहन ने अपने पिता को एक एक महीने रखने का प्लानिंग कर लिया। कौशल जी अब एक एक महीने की अपनी पेंशन दोनों बच्चों में दे दिया करते थे। वह उनके साथ रहकर अपना परिवार और साथ तो पा गए थे, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं रहता। अगर उन्हें एक दवाइयां भी लेना पड़ता, तो जब बेटी के पास होते तो बेटी के सहारे कई बार कहते, बेटी मेरा सर दुखता है, मेरे सीने में दर्द होता है, मुझे दवा लाकर दे दे, घुटनों में दर्द होता है। लेकिन मीरा बहलाती रहती, रुको ना पापा, लाकर देती हूँ। कुछ 25-50 की दवा लाकर दे देती और धीरे धीरे महीना पूरा हो जाता, तो अपने घर से टार अपने भाई के पास भिजवा देती हूँ। इसी तरह से मुकेश भी करता। वह भी एक महीने किसी तरह से निकालता। दोनों जगह ना तो उनकी कोई सेवा हो रही थी ना देखभाल। वह काफी परेशान हो गए। एक बार मीरा के घर में पिताजी एक महीने से थोड़ा ज्यादा रुक गए। आज 3 दिन ज्यादा हो रहा था। मीरा तड़प रही थी, भैया देखो, जैसे ही तुम्हारा महीना पूरा हो जाएगा, तुम पैसे लेने आ जाओगे। अब तुम 3 दिन मेरे पास एक्स्ट्रा रख दिए हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। ले जाओ पापा को यहाँ से। हम दोनों को बाहर जाना है, बच्चों को घुमाने लेकर जाना है। फिर क्या पापा की सेवा मेरे बूढ़े सास ससुर करेंगे? मुकेश ने कहा, दीदी कंपनी के कामों से बाहर चला गया था, उलझा हुआ था, इसीलिए नहीं आया। ऐसा करता हूँ, आगे महीने 3 दिन में ज्यादा रख लूंगा। रुको ना, आता हूँ। जितने दिन भी तुम्हारे पास पापा ज्यादा रहेंगे, मैं उतने दिन ज्यादा रख लूंगा। लेकिन मीरा ने कहा, नहीं, हमें बाहर जाना है, पापा को लेकर जाओ। मीरा ने पापा का सामान बांध दिया और उनके कमरे से बाहर निकालकर बाहर गैलरी में रखवा दिया। पापा, आज मुकेश आने वाला है, हम लोग अभी बाहर निकलने वाले हैं। कमरे की साफ सफाई करवा कर उसमें ताला बंद कर देंगे, वरना महीने भर कमरा ऐसा ही बदबू मारता पड़ा रहेगा। आज वह उनका एक जो पुराना बैग था गैलरी में पड़ा था। वहीं रखी हुई एक टेबल पर कौशल जी बैठे थे। बेटी ने अपना सामान उठाया, अपने पति और दोनों बच्चों के साथ बाहर चली गई। सुबह मीरा ने चाय बनाया था, उसी के साथ 2 ब्रेड दे दिया था। अब दोपहर के 2 बज चुके थे। कौशल जी के पेट में भूख के मारे गुड़मुड़ी हो रही थी। पेट मरोड़े खा रहा था। वह काफी देर तक बाहर देखते रहे, लेकिन अभी उनका बेटा मुकेश नहीं आया और अंदर मीरा ने ताला बंद किया था। दूसरे कमरे में उसके सास ससुर थे, जो कि खुद भी वृद्ध थे। उनसे कोई लेना देना नहीं था। मीरा उनके लिए कमरे में खाना रखकर चली गई थी। कौशल जी काफी समय तक बाहर देखते रहे। 3 बजा, तब उनका बेटा मुकेश आया। बाहर ऑटो खड़ी हुई, उसी से वह अपने पिता को लेकर गया और कहने लगा, दीदी लीना, एक दिन से ज्यादा नहीं रख सकती। अरे मैंने कहा था कि इंतजार कर लेना,
बार बार मुझे फोन पर फोन करे जा रही थी कि हम लोग बाहर आ गए हैं, घर में ताला है, जाओ पापा को लेकर आ जाओ। पापा, अब ये कितने दिन ऐसा चल पाएगा? कैलाश जी भी सोच ही रहे थे कि ऐसा मैं कहीं इधर कहीं उधर कितने दिन चला पाऊंगा। जब घर लेकर गए तो बहू ने देखा और मुकेश से कहने लगी, ले आए फिर से बला, अब पूरे महीने घर में खांसते छींकते रहेंगे। इनकी खांसी की आवाज से तो मेरा सिर दुखने लगता है, नींद हराम हो जाती है। इनके खांसने का कोई समय ही नहीं, दोपहर शाम आधी रात कभी भी खरखर करने लगते हैं। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पिता की 35,000 रुपए, कह दो तुम्हारी बहन ही पूरा लिए रहे और अपने पिता को अपने साथ रखे। मुकेश ने कहा, वह नहीं रख सकती, उसे भी कहीं घूमने जाना होता है तो वह जब पिता नहीं रहते उसी महीने प्लानिंग करती है, बराबर वह नहीं रख सकती, आखिर हमें भी तो रखना ही पड़ेगा। और फिर देखो, पापा की 35,000 रुपए भी तो मिलती है। एक नॉर्मल कमाने वाले इंसान की इतनी तनख्वाह होती है, पापा के ऊपर खर्चा ही कितना होता होगा। मुश्किल से महीने की 500 की दवाइयां भी लाकर हम लोग नहीं देते, और बचा कुचा खाना भी तुम देती हो। यह सुनकर तो रिया चुप हो जाती है और अंदर ही अंदर भुन भुन करती हुई ससुर के लिए दोपहर का जो खाना बना था उसमें से बचा हुआ ले जाकर दे देती है। यह बात कौशल जी सुन रहे थे कि वह हाथ धोने के लिए बाथरूम में गए थे, वापिस आए तो बहू की आवाज किचन से कानों तक आ रही थी। लेकिन यही चुप नहीं हुई उनकी बहू। शाम होते होते हुए मुकेश से फिर झगड़ा करने लगी, मुझे नहीं रखना तुम्हारे पिता को, मुझे भी आजादी चाहिए। एक महीने में फंस जाती हूँ, ना तो किटी पार्टी, ना सहेलियों के घर घूमने जाना, ना शॉपिंग करना। हर वक्त यह बुढ़ा घर में रहता है और मुझे इसकी टेंशन बनी रहती है कि उसके लिए भी खाना मंगाना पड़ेगा। पूरा महीने हम लोग बाहर खा भी नहीं सकते। यह सुनकर तो मुकेश का भी मूड खराब होने लगा। बता रिया, मैं क्या करूं? आखिर पिता है, कहाँ छोड़ दूं? मैं परेशान हो गया हूँ। मर क्यों नहीं जाते? माँ पीछा छोड़कर चली गई, बस यह हमारे जीवन में कंटक बने पड़े हैं। गुस्से से मुकेश भी पापा को ऐसे ही बोला। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपनी पत्नी रिया को ही डांटे। फिर उसकी पत्नी ने कहा, आजकल इतने वृद्धा आश्रम बने हुए हैं, तुम अपने पिताजी को वहीं छोड़कर क्यों नहीं आते? एक महीने इधर तो एक महीने उधर, इस मुसीबत से भी उनको छुटकारा मिल जाएगा और हम दोनों को भी आजादी मिल जाएगी। यह सुनकर मुकेश के भी दिमाग की बत्ती जल गई। रिया, तुम ठीक ही कह रही हो। मुकेश ने मीरा के पास फोन करके पूछा, दीदी, तुम हमेशा के लिए पापा को रखना चाहती तो रख लो, पूरी तनख्वाह ले लेना। तुम्हारी भाभी नहीं रखना चाहती, मैं तो अपनी तरफ से छुट्टी कर रहा हूँ, मैं पापा को वृद्धा आश्रम छोड़ दूंगा। मीरा ने कहा, हमेशा के लिए मैं फंस जाऊंगी मुकेश, अगर तुम नहीं रखना चाहते तो मुझे भी पापा के पेंशन की लालच नहीं है, ले जाओ छोड़कर आओ। लेकिन रिया ने कहा, पापा की पेंशन तो हम लोगों को फिर भी मिल सकती है मुकेश, पापा से चेक में साइन करवा लो, दीदी को कौन बताने जाएगा। ऐसा करो, 2-3 चेक एक्स्ट्रा ले लो और उसमें साइन करवा लो, फिर जब चेक की जरूरत पड़ेगी तो जाकर वापस से साइन करवा लेंगे। मुकेश ने यही किया। पापा से कहा, पापा, बार बार एक एक चेक में साइन करके और आपकी पेंशन निकालने जाना पड़ता है, थोड़े से चेक में साइन कर दो तो कुछ मैं रख लेता हूँ और कुछ दीदी को दे देता हूँ। यह बात कौशल जी समझते थे, कोई ऐसे वैसे नहीं, सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन वह अब बेटी और बेटे के पास रह रहे थे तो उन्होंने मजबूरी में चेक साइन कर दिया। कुछ दिनों के बाद, मुश्किल से 5 दिन ही गुजरे होंगे कि एक दिन मुकेश ने कहा, पापा, हम लोगों को भी काफी दिक्कत होती है और हो सकता है कंपनी हमारा प्रमोशन करके दूसरी जगह भेज दे। जब तक हम दूसरी जगह व्यवस्था नहीं कर पाते तो आपको वृद्धा आश्रम में रख देते हैं। कौशल जी बेटे की तरफ मुंह खुला करके देखते ही रह गए। क्या? वृद्धा आश्रम? क्यों बेटा, अब तो सारी पेंशन भी आप दोनों को ही मिल जाती है, रहने दो ना, अपने लोगों के बीच में तो रहता हूँ। नहीं पापा, वो बात नहीं है, आप चले जाएंगे, हमें कब इस घर को खाली करना पड़ जाए पता भी नहीं। इमरजेंसी में फिर आपको यहाँ छोड़कर जाऊंगा तो आपकी कौन व्यवस्था करेगा? कौशल जी कुछ कह ना पाए और मुकेश
दूसरे दिन सुबह उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़कर चला आया। कौशल जी वहां पर अपने बेटे का इंतजार करते रहे कि कब बेटा नया रूम लेके आएगा, उसका प्रमोशन होगा, फिर लेकर जाएगा। लेकिन 1 महीना गुजर गया, ना तो मुकेश आया और ना ही मीरा का फोन आया। 2 महीना गुजर गया, 3 महीना गुजर गया, पूरे 5 महीने गुजर गए, बेटा बेटी कोई नहीं गया। कौशल जी अब धीरे धीरे वृद्धा आश्रम में ही मन लगा चुके थे। वहां के रहने वाले लोगों ने समझा दिया था कि भाई साहब ऐसा ही होता है, पहले हमारा मन लगता है कि हमारे बेटे आएंगे, हमारी बेटियां आएंगी, बहू आएगी और जल्दी हमें यहाँ से लेकर जाएंगे, लेकिन फिर हमें यहाँ फेंकने के बाद कोई लौट कर नहीं आता और फिर हम यही कर रह जाते हैं। कौशल जी को भी ऐसा ही लगने लगा था। कौशल जी कभी तो गार्डन में पौधों को पानी देते, कभी पत्ते साफ करते, वहां के मिलकर दोस्तों के साथ मन बहलाने का काम किया करते थे। किसी तरह से मीरा को पता चल गया था कि भैया ने पापा से 5 चेक साइन करवा लिया है, तो मीरा ने भी कह दिया भैया अगर तुम पापा की पेंशन ले रहे हो तो मुझे भी दो, क्योंकि पापा की सेवा इतने दिनों तक मैं भी की थी। मुकेश को 2 चेक उसे भी देना पड़ा और 3 चेक उसने अपने पास रख लिया। 5 महीने गुजर गए थे, 5 महीने का चेक का उन लोगों ने पेंशन निकाल लिया। कौशल जी के हाथों में 1 रुपए नहीं देते थे। 5 महीना होते ही एक दिन रिया, मुकेश और मीरा वृद्धा आश्रम पहुंच जाते हैं। सुबह के 11 बज चुके थे। कौशल जी वृद्धा आश्रम में चाय और नाश्ता करने के बाद गार्डन में छोटे छोटे पौधों को पानी दे रहे थे। तभी एक चमचमाती हुई कार जाकर रुकती है। कार की तरफ नजर डाले तो कुछ धुंधला सा दिख रहा था। कौशल जी ने फिर से पौधों में पानी देना शुरू किया। उसमें से मुकेश जाकर मैनेजर से पूछता है कि कौशल जी कहाँ हैं। मैनेजर ने इशारा किया कि वहीं सामने गार्डन में देखो, वहीं पौधों को पानी दे रहे होंगे। मुकेश, रिया और मीरा तीनों वहां पर पहुंच जाते हैं। मुकेश अपने पिता को पहचान कर आवाज देता है, पापा, ओ पापा। मुकेश की यह बातें सुनकर कौशल जी पीछे देखते हैं तो पास में ही उनका बेटा मुकेश खड़ा था। पीछे उनकी बेटी मीरा और रिया भी खड़ी थी। मुकेश ने कहा, पापा कैसे हो, आप यहाँ काम क्यों कर रहे हो, क्या आपको अंदर बैठने नहीं देते। कौशल जी ने कहा, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, मुझे काम करने की कोई जबरदस्ती नहीं है, कहो कैसे इतने दिनों के बाद आना हुआ। मीरा आगे आकर कहती है, पापा आपकी बड़ी याद आ रही थी, सोचा मिल लेती हूँ, काफी दिन हो गए आपसे बात भी नहीं हुई। कौशल जी ने कहा, तुम लोगों के पास मोबाइल तो है, चाहते तो बात कर सकते थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर कहने लगे, हाँ पापा, वो क्या था ना कि काम की वजह से समय नहीं मिल पाया। कौशल जी ने कहा, सब समझता हूँ, कोई बात नहीं, फिर आज कैसे याद आ गई। मुकेश एक फाइल लिया था, उसमें से उसने चेक बुक निकाला और कहने लगा, पापा चेक लाया हूँ, इसमें से 5-6 चेक में साइन कर दो। कौशल जी ने कहा, पासबुक नहीं लाया बेटा। तो मुकेश ने कहा, हाँ पापा पासबुक भी लाया हूँ, लो देख लो, अब इसमें से आप साइन कर दो, चेक बुक लेकर जाऊंगा। कौशल जी ने पासबुक और चेक बुक ले लिया, अपने पास रखकर कहने लगे, अच्छा चेक बुक में साइन क्यों करना है, अब रहने दो, मुझे भी पैसों की जरूरत पड़ती है, वैसे तुम लोगों के पास अगर कुछ पैसे हो तो मुझे दे दो। कौशल जी की बातें सुनकर मुकेश ने कहा, पापा पैसे नहीं है, क्या करूं, सब खर्च हो जाते हैं। मुकेश ने जवाब दे दिया तो कौशल जी ने कहा, कुछ पैसे दे दो, साइन मैं अभी करके देता हूँ। मीरा के पास भी 5,000 रुपए थे और ऐसे ही मुकेश के पास भी 10,000 रुपए, 15,000 रुपए कौशल जी को दे दिया। लो पापा, 15,000 रुपए है, यह आपको 5-6 महीने काम आ जाएंगे, अब आप चेक बुक में साइन कर दो। कौशल जी ने कहा, जरा बैठो, साइन करता हूँ। वह मैनेजर के पास गए और कहने लगे कि कुछ सामान ला कर दो। आधे घंटे के बाद मैनेजर रिक्शा से लौटा तो वह पंखा और टीवी लेकर आया था। वह कौशल जी के पास आकर कहता है, कौशल जी
आप ना तो टीवी देखते हैं और ना ही कमरे में पंखा चलाते हैं, फिर आप यह सब क्यों मंगवाए हैं? तो कौशल जी ने जवाब दिया, यह मेरे बच्चों के लिए है। मेरे बच्चों ने मेरे लिए ना तो पंखा दिया ना टीवी, लेकिन मुझे इन चीजों की जरूरत भी नहीं है। इसे संभाल कर एक कमरे में लगा दो। जब मेरा बेटा बूढ़ा हो जाएगा, मेरी बेटी बूढ़ी हो जाएगी, उसकी औलाद उसे यहाँ फेंक कर जाएंगे, तो वही कमरा देना जिसमें मैं टीवी और पंखा लगा दूंगा। हाँ, चिंता मत करो। अब मेरे पास चेक बुक और पासबुक भी आ गया है। मैं अपनी पेंशन के पैसे से एक दिन एसी भी मंगवा दूंगा। यह सुनकर तो मीरा और मुकेश के मुंह खुले रह गए। यह क्या मजाक है पापा, जल्दी से साइन कर दो, रिया ने जोर से चिल्लाया। तो आगे बढ़कर कौशल जी ने रिया के गालों पे दो तीन छप्पर दे दिए। तू बहू है, मेरी मालकिन नहीं। बहू के गालों पर थप्पड़ मारता हुआ देखकर मुकेश भी गुस्से से तनमना गया। पापा, आपको शर्म नहीं आती? क्या बक रहे हो और अपनी बहू पर हाथ क्यों उठा दिया? तो कौशल जी ने कहा, तो यह कौन होती है मुझे ऑर्डर देने वाली? तुम दोनों से कोई रिश्ता नहीं है, ना बेटे से ना बेटी से और ना इससे। हट जाओ मेरे सामने से। मुकेश ने पापा का हाथ पकड़ा तो कौशल जी ने उसे भी दो तीन थप्पड़ लगा दिया। मीरा यह देखकर पीछे हट गई। कौशल जी अपना पासबुक और चेक बुक लेकर कमरे के अंदर चले गए। मुकेश आवाज देता रह गया, अरे रुको, वह चेक बुक तो देते जाओ, पासबुक पकड़ाओ। फिर मैनेजर के पास जाकर कहने लगा, मैनेजर साहब, पापा गुस्से में कुछ मेरा सामान लेकर चले गए हैं, आप उनसे मंगवा लीजिए। जाइए वह पासबुक और चेकबुक लेकर आइए। मैनेजर जो अभी तक सब देख रहा था और समझ भी गया था, वह कहने लगा, मुकेश भाई, तुम्हारे पिताजी तुम्हारा कुछ लेकर नहीं गए थे, जो उनका है वही लेकर गए हैं। अब भलाई इसी में है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे गार्ड बुलाकर तुम लोगों को धक्के मारकर यहाँ से भगवाना पड़ेगा। यह सुनकर मुकेश और मीरा और रिया अपना सा मुंह लेकर वहां से चले आए। कौशल जी पीछे मुड़कर अपने बेटे, अपनी बेटी और बहू का मुंह नहीं देखे। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। चैनल में यदि मेरे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।